10 भारतीयों की सूची, जो सभी बाधाओं के बावजूद सफल हुआ। बेतहाशा सफल होने के लिए उनके जीवन काल के दौरान वे कुछ सबसे प्रसिद्ध हस्तियां, व्यवसायी और खिलाड़ी हैं। हम सभी जानते हैं और प्यार करते हैं, जिन्होंने एक यादगार भारतीय रग्स टू रिचेस कहानी बनाई है। सुपरस्टार रजनीकांत। सांस्कृतिक प्रतीक और बेहद सफल फिल्म स्टार रजनीकांत का जन्म एक गरीब परिवार में शिवाजी राव गायकवाड़ के रूप में हुआ था। उन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया और 4 भाई बहनों के साथ बड़े हुए, जबकि उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम करते थे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रजनीकांत ने बेंगलुरु और मद्रास शहरों में कुली, बढ़ई और बस कंडक्टर सहित विभिन्न ब्लू कॉलर नौकरियां करना जारी रखा। बस कंडक्टर के रूप में काम करते समय उन्हें अभिनय कक्षाओं की पेशकश करने वाला एक विज्ञापन मिला और उन्होंने अपने दोस्तों की वित्तीय सहायता से इसमें दाखिला लिया। अभिनय के अपने पाठ्यक्रम के दौरान उन पर तमिल फिल्म निर्देशक के बालाचंदर की नजर पड़ी और बाकी इतिहास है। धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी फोर्ब्स 500 सूची में अपनी कंपनी को शामिल करने वाले पहले भारतीय उद्यमी धीरजलाल हीराचंद अंबानी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और अंबानी 16 साल की उम्र में यमन चले गए और वहां गैस स्टेशन अटेंडेंट और एक तेल कंपनी में क्लर्क के रूप में काम किया। वो 1958 में 50,000 रुपये के साथ भारत लौटे और एक कपड़ा व्यापार कंपनी की स्थापना की, जो अब कई अलग अलग क्षेत्रों में रुचि रखने वाले भारत के सबसे बड़े व्यापारिक घरानों में से एक है। भारत के महानतम क्रिकेटरों में से एक महेंद्र सिंह धोनी को बचपन से ही क्रिकेट में कोई खास रुचि नहीं थी। धोनी ने शुरुआत में जिला और क्लब स्तर पर बैडमिंटन और फुटबॉल खेला। जब वो गोलकीपर के रूप में फुटबॉल खेल रहे थे, तब उनके कोच ने उन्हें स्थानीय क्रिकेट क्लब में विकेटकीपर के रूप में खेलने के लिए चुना था। जैसे ही उन्होंने स्थानीय क्लब के लिए नियमित रूप से विकेट कीपिंग शुरू की, उन्होंने अपने क्रिकेट कौशल को निखारा और नियमित रूप से क्लब क्रिकेट में चुने गए। धोनी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और उनके पिता पानसिंह मेकॉन में जूनियर स्तर पर कार्यरत थे। इसलिए अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए धोनी ने भारतीय रेलवे में ट्रेन टिकट परीक्षक या टीटीई की नौकरी की। भारतीय वैज्ञानिक और 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक राष्ट्र का नेता बनने की राह में दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव मालिक थे और उनकी मां अशयम्मा एक गृहिणी थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने कम उम्र में ही अपने पिता की आय में आर्थिक योगदान देने के लिए स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरित करके अपने परिवार की आय को बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। अपने स्कूल के वर्षों में उनके ग्रेड औसत थे, लेकिन वे गणित में रुचि रखने वाले एक मेहनती छात्र थे। यहाँ तक कि कॉलेज में अपने वरिष्ठ वर्ग के प्रोजेक्ट के दौरान भी डीन प्रगति की कमी से असंतुष्ट थे और उन्होंने अगले 3 दिनों के भीतर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने पर उनकी छात्रवृत्ति रद्द करने की धमकी दी थी। फिर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पर अथक परिश्रम किया और डीन को प्रभावित करते हुए समय सीमा पूरी की। वर्ष 2000 में जब पूरी दुनिया नई सदी का जश्न मना रही थी, मैं अपने विनाशकारी भाग्य का जश्न मना रहा था। न फिल्में थीं, न पैसा था, न कंपनी थी, लाखों कानूनी मुकदमे थे और कर अधिकारियों ने मेरे घर पर वसूली का नोटिस लगा दिया था। सदी के अंत में अमिताभ बच्चन का यह उद्धरण सामने आई प्रतिकूलताओं के बारे में जानकारी देता है। अमिताभ बच्चन जब 50 के पार थे, 1999 में अमिताभ बच्चन को अभूतपूर्व तरलता संकट का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उनकी फिल्मों के निर्माण और वितरण में पर्याप्त धन अवरुद्ध था। उन पर कर्जदाताओं का दबाव पड़ा और अमिताभ बच्चन की कंपनी और क्वोट अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड और क्वोट को बीमार कंपनी घोषित कर दिया गया। अमिताभ के दोस्तों और वित्तीय सलाहकारों ने उन्हें बीमार कंपनी बंद करके आगे बढ़ने की सलाह दी, लेकिन अमिताभ ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। इसी समय उन्हें कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से एक बड़ा ब्रेक मिला। इसने उन्हें राष्ट्रीय स्टारडम के लिए प्रेरित किया और उनकी किस्मत को पलटने में मदद की। नारायण मूर्ति, जिन्हें भारतीय आईटी क्षेत्र का जनक कहा जाता है और फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा हमारे समय के 12 महानतम उद्यमियों में सूचीबद्ध किया गया है, हमेशा अपने उद्यमों में सफल नहीं रहे हैं। नारायण मूर्ति का पहला उद्यम सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी अपनी शुरुआत के लगभग 1.5 साल बाद ही विफल हो गई। अपने पहले उद्यम की विफलता के बाद
नारायण मूर्ति पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में शामिल हो गए और लगभग 5 वर्षों तक वहां काम किया। इसके बाद उन्होंने 6 सॉफ्टवेयर पेशेवरों और अपनी पत्नी सुधा मूर्ति द्वारा प्रदान की गई अल्प पूंजी के साथ 1981 में इन्फोसिस की स्थापना की। इन्फोसिस आज भारत की 5वीं सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी और तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी सेवा कंपनी है। गौतम अदानी कोयला व्यापार, कोयला खनन, तेल और गैस अन्वेषण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन और गैस वितरण जैसे उद्योगों में रुचि रखने वाले अदानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। हालांकि गौतम अदानी के लिए अपना साम्राज्य बनाने की राह आसान नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने जीवन की शुरुआत में जबरदस्त प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा था। 18 साल की उम्र में गौतम अदानी को वित्तीय परिस्थितियों के कारण बी.कॉम पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में गुजरात विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा और मुंबई में डायमंड सॉर्टर के रूप में काम करना शुरू करना पड़ा। हालांकि युवा अदानी अपनी शुरुआती प्रतिकूलताओं से घबराए नहीं थे और उन्होंने जल्द ही हीरे का व्यापार व्यवसाय स्थापित किया और 20 साल की उम्र तक अपना पहला मिलियन कमाया। अदानी ने काम जारी रखा और बहुत कम समय में भारत का एक अच्छा व्यवसाय बनाने में कामयाब रहे। प्रसिद्ध व्यावसायिक घराने, $8 बिलियन का पेशेवर रूप से प्रबंधित साम्राज्य। किरण मजूमदार शॉ ने 1978 में 10,000 रुपये की पूंजी के साथ एक किराए के गराज स्थान पर बायोकॉन की शुरुआत की, जब वो केवल 25 वर्ष की थी। न्यूनतम अनुभव के साथ एक उभरते हुए उद्योग में एक कंपनी शुरू करने से किरण मजूमदार शॉ के सामने शुरुआत में कई चुनौतियां और प्रतिकूल परिस्थितियां आईं। उन्हें बैंक ऋण जुटाने में कठिनाई, सही प्रतिभा की भर्ती में चुनौतियां और अन्य समस्याओं से पार पाना था। मजूमदार शॉ ने वर्षों में उन प्रतिकूलताओं पर काबू पाया और आज बायोकॉन को 15.55 बिलियन रुपये से अधिक राजस्व के साथ अग्रणी भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक बना दिया है। भारत में हवाई यात्रा में क्रांति लाने वाले एयर डेक्कन के संस्थापक कैप्टन गोपीनाथ एक साधारण परिवार से हैं। कैप्टन गोपीनाथ के पिता एक स्कूल शिक्षक थे और वो 8 बच्चों में से दूसरे थे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद गोपीनाथ को 8 साल की अवधि के लिए भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्ति के बाद वो एक किसान बन गए, एक स्थायी खेत की स्थापना की, एक एनफील्ड डीलरशिप खोली और एक ओडीपी होटल चलाया। कई उपक्रमों, असफलताओं और प्रतिकूलताओं के बाद कैप्टन गोपीनाथ ने अंततः डेक्कन एविएशन, एक हेलीकॉप्टर चार्टर सेवा शुरू की, जो बाद में एयर डेक्कन के लिए लॉन्च पैड बन गई। सुशील कुमार एक प्रसिद्ध भारतीय विश्व चैंपियन पहलवान है, जिन्होंने फील्ड 2010 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक और 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। प्रसिद्ध भारतीय पहलवान एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और उनके पिता एक डीटीसी बस ड्राइवर थे और उनकी मां एक गृहिणी है। सुशील कुमार को कुश्ती में उतरने की प्रेरणा उनके चचेरे भाई संदीप से मिली, जिन्होंने अंततः कुश्ती छोड़ दी क्योंकि उनका परिवार केवल एक पहलवान का समर्थन कर सकता था। न्यूनतम धनराशि उपलब्ध होने, खराब प्रशिक्षण सुविधाओं और पूरक आहार की कमी के बावजूद सुशील कुमार कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध कुश्ती चैंपियन बन गए हैं। सुशील कुमार वर्तमान में भारतीय रेलवे में सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।